तो आज हम बेसिकली ये आपका लेक्चर 2 है डाइजेस्टिव सिस्टम का। एंड अब से हमारी फिजियोलॉजी स्टार्ट होगी। सो आई एम एक्साइटेड। ये वाली क्लास में हम बात करेंगे आपके एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, जैसे हम GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, या फिर आप इसे गट भी कहते हैं, आप इसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ नाम है एक ही चीज़ के। बेसिकली ये जो ट्यूब रन कर रही है आपके माउथ से एंड पार्ट जो है एनस वहाँ तक, तो ये सिंगल ट्यूब है। जैसे कि मैंने कल बताया था, कहीं पे ये ट्यूब क्या है, नैरो है जैसे एसोफेगस में, कहीं पे ये ट्यूब वाइड है जैसे स्टमक में दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा ये ट्यूब एक सिंगल ट्यूब है। एलिमेंट्री कैनाल पूरी कनेक्टेड है। स्मॉल कहीं पे कॉन्वोल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं, कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्वोलेटेड है ये ट्यूब, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब फिर लार्ज इंटेस्टाइन में दोबारा से ये वाइड हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल की वजह से यहाँ पे आपका फूड इज़ प्रेजेंट एलिमेंट्री कैनाल में, लेकिन एक्सेसरी ग्लैंड्स जहाँ पे खाना खुद तो नहीं जाता, लेकिन वहाँ से एंजाइम रिलीज़ होके एलिमेंट्री कैनाल में आ रहा है। ठीक है, तो एक्सेसरी ग्लैंड्स के बगैर डाइजेशन नहीं हो सकती। अगर आप स्टार्ट करें, ये आपके पास माउथ है। ठीक है, तो माउथ, मैंने आपसे कहा था कि माउथ सिर्फ आपके पास क्या है, एक ओपनिंग है जिसे हम माउथ कहते हैं। अब उसके अंदर जहाँ पे आपका टंग, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें जहाँ पे हैं, वो जो कैविटी है बेसिकली उसे हम कहेंगे माउथ कैविटी, या फिर इसे बकल कैविटी, या फिर हम इसे ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं आपके पास, ओरल कैविटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके वैसे तो, लेकिन मैं बताऊँ कि अगर ओरल कैविटी का आप रूफ देखें, रूफ यानी कि जैसे ये माउथ है, ठीक है, यहाँ पे ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। अब जो, लेकिन आपके जो टीथ हैं वो तो साइड्स में है, राइट, लेकिन रूफ ऑफ द माउथ क्या है, रूफ ऑफ द माउथ वो आपके पास कहलाता है क्या, पैलेट। ठीक है, ये हम आगे नहीं समझ आ रहा, इट्स ओके, हम आगे इसको डायग्राम से समझेंगे कि पैलेट क्या होता है, टंग कहाँ पे होती है। अच्छा, जो बेस ऑफ माउथ है वो क्या है, वो टंग है। टंग इज़ वर्किंग एज अ बेस ऑफ माउथ। तो खाना जो है वो ऊपर से पैलेट को टच करेगा और नीचे टंग को टच कर रहा है। अब ऊपर वाली जॉ जो है, जैसे हम मैक्सिला कहते हैं, लोअर जॉ को हम मैंडिबल कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे बतानी थी कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो बकल कैविटी में नहीं प्रेजेंट होते। सैलिवरी ग्लैंड्स बकल कैविटी के बाहर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सैलिवरी ग्लैंड्स हम समझते ऐसा है कि अच्छा बकल कैविटी का पार्ट है, लेकिन वो बकल कैविटी के बाहर मौजूद होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये माउथ, जहाँ से हम इंजेक्शन करते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप था होलोजोइक न्यूट्रिशन का। यहाँ पे जैसे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी यहाँ पे समझने की अगर हम कोशिश करें, तो ये आपका क्या है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं। ठीक है, जो ओपनिंग्स आपको दिख रही होती हैं नोज़ में, विच आर 2 इन नंबर। उसके बाद यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रल्स होंगे अंदर की तरफ। उस यही जो कैविटी होगी यहाँ पे नोज़ में, इसे हम नेज़ल कैविटी कहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, नेज़ल कैविटी से एयर एंटर करती है, जो बगल कैविटी है वहाँ से यूजुअली आपके पास फूड एंटर कर रहा है। अब इनका जो कॉमन पाथ है, ये कल भी मैंने आपसे कहा था, ये क्या है, ये फेरिंग्स है। इसे हम कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर भी कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ एयर मिक्सेस विद द फूड। ठीक है, और उसके बाद फिर फेरिंग्स के भी पार्ट्स होते हैं,
लेरिंजियोफेरिंक्स अलग होता है, ट्रेकियोफेरिंक्स होता है। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स होते हैं। नेजोफेरिंक्स होता है, फिर लेरिंजियोफेरिंक्स होता है, एंड देन उसके बाद एक और होता है। तो ये जब हम ओरल कैविटी को डिस्कस करेंगे तब ये वहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो फूड है, फिर उनके बाद क्या होता है, इनके जो ट्रैक्ट्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। फूड एंटर्स एसोफेगस, फूड आपका फूड पाइप में जाता है, और एयर जो है वो कहाँ जाती है, वो विंड पाइप में जाती है, जिसे आप ट्रेकिया कहते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये विंड पाइप है। कैसे पता लगा ये विंड पाइप है? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ठीक है। जबकि एसोफेगस जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल से बना हुआ है, इसके ऊपर कोई भी कार्टिलेज मौजूद नहीं है। ये सॉफ्ट होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जबकि ट्रैकिया जो है, क्योंकि ट्रैकिया आपकी सांस की नली है वहाँ पे, ताकि वो कंप्रेस ना हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, इसीलिए वहाँ पे अच्छे से रिंग्स लगाई गई हैं कार्टिलेज की, ताकि किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो सांस की नली की आपकी आसानी से ना decompress हो पाए और वो बंद हो गई, so you won't be able to breathe and then of course person can die because of that. तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास ये दोनों ट्यूब्स जो हैं, एसोफेगस और ट्रैकिया, ये दोनों साइड बाय साइड होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब यहाँ पे जो आगे वाली आपकी साइड है, वहाँ आगे की तरफ यानी कि इंटीरियर साइड पे ट्रैकिया होगी या एसोफेगस होगा? ट्रैकिया होगी, ठीक है। आपका जो आगे वाला एंटीरियर साइड ऑफ द नेक है, उसको अगर आप टच करेंगे तो आपको फील होगा कि वहाँ पे कुछ एक बहुत ही रफ स्ट्रक्चर है। बेसिकली वो ट्रैकिया है, क्योंकि उसके ऊपर जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो उसको एक रफ स्ट्रक्चर दे रही हैं, ठीक है। यू कैन इवन फील इट। तो ये सॉफ्ट चलें। अब हम अब ये जो ट्रैकिया है, फिर ये आप आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं कि ये ट्रैकिया जो है इस तरीके से ये डिवाइड होता है 2 ब्रोनकाई में, और फिर यहाँ पे ब्रोनकाई से क्या बनता है, फिर यहाँ पे ब्रोनक्यूल्स बनते हैं। फिर ब्रोनक्यूल्स में हमारे पास प्राइमरी ब्रोनक्यूल्स होते हैं, सेकेंडरी ब्रोनक्यूल्स, टर्शरी ब्रोनक्यूल्स, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से ये एल्वियोलाई होता है, और ये बेसिकली लंग्स में एंड होती हैं ये ट्यूब्स। तो ये है ट्रैकिया की बात। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। तो वो उसके लिए हमें फिर एसोफेगस में क्या हो रहा है वो देखने की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसा क्या है कि जो अब ये आई गेस पास्ट पेपर ऑफ आईमेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि फूड ऐसा क्या है कि खाना जो है वो एसोफेगस में जाता है, क्योंकि दोनों ट्यूब्स हैं। खाना ट्रैकिया में भी तो जा सकता था। एनी आइडिया? तो यहाँ पे ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है? एग्जैक्टली, ट्रैकिया के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैप यानी कि इस तरीके से, जैसे ये ट्यूब है आपकी, ये यहाँ पे ये फ्लैप ओपन हो गया, दोबारा से ये फ्लैप क्लोज हो गया, तो इस तरीके से ओपन क्लोज ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे आप एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस क्या करता है, ये जो ट्रैकिया है उसकी ओपनिंग को क्लोज करता है, जिसे आप ग्लॉटिस कहते हैं। तो ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसे ग्लॉटिस कहेंगे। एपी का मतलब ग्लॉटिस के ऊपर, एपी यानी कि अबव, तो ग्लॉटिस के ऊपर वाली ओपनिंग एपिग्लोटिस है। तो ये अवॉइड करती है फूड को टू एंटर ट्रैकिया, सही है। अच्छा, कभी कभी व्हेन यू आर स्पीकिंग किसी भी वजह से, तो खाना खाते हुए इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो एपिग्लोटिस उसकी मूवमेंट सही से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से खाना आपकी ट्रैकिया में चला जाता है, सांस की नली में चला जाता है, एंड यू स्टार्ट टू फील ब्लॉक्ड, ठीक है। देयर इज़ अ वर्ड फॉर दैट, स्लिप्ड ऑफ माई माइंड। तो खैर अगर ऐसा कुछ होता है, अगर खाना किसी भी वजह से एपिग्लोटिस सही से मूव नहीं कर पाया, तो अगर ट्रैकिया में एंटर कर जाता है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि फिर ट्रैकिया एंड्स अप वेयर, लंग्स के अंदर, लंग्स में एंड करता है ना ट्रैकिया, तो उससे भी बहुत मसला हो सकता है। खैर ये यहाँ पे ट्रैकिया के बारे में आप रेस्पिरेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। सॉरी,
ट्रायंगल तो बहुत अच्छे फीलिंग ऑफ फूड एंटर और सब्जी एंटर हो जाती है तो हमें ट्रायंगल टाइप फील होता है. I'm sorry but I'm not getting you. मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, और मे बी पता नहीं. और कह रहे थे कि इसके लिए हम स्ट्रैंगल्ड वर्ड यूज कर सकते हैं. किसके लिए? जो फीलिंग अभी आपने बताई, जो तो मेरे पास है जो मेरे फूड के पार्टिकल पे चले जाना. Strangled? जी. I'm not sure. I don't think so. अच्छा, स्ट्रैंगल्ड एपिग्लोटस बेसिकली हमारे पास एक मैंने अभी देखा कि स्ट्रैंगल्ड एपिग्लोटस जो है ये तो एक आपके पास सीरियस मेडिकल कंडीशन है ना. यहाँ पे तो एपिग्लोटस क्योंकि स्वेल हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, जिसकी वजह से वो एयरवे को यानी कि ट्रैकिया को ब्लॉक कर देता है. वो खुलेगा नहीं तो ब्रीदिंग सही से नहीं हो पाएगी. पर ये तो चलो एक सीरियस मेडिकल कंडीशन होगी ना, व्हेन यू सेड स्ट्रैंगल्ड एपिग्लोटस, ठीक है. लेकिन फिर द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ पे एपिग्लोटस तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बट फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग ईटिंग आप बोल रहे थे जिसकी वजह से एपिग्लोटस की मूवमेंट सही नहीं हो पाई. आप पानी पी रहे थे, ऐसा होता है ना, आप कहते हैं ओके द वाटर जस्ट वेंट अप इन माई नीजल कैविटी. तो असल में क्या होता है कि वो ट्रैकिया में थोड़े बहुत वाटर पार्टिकल्स चले जाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट टू कफ, ताकि वो पानी बाहर आ जाए वहाँ से. तो ठीक है, तो उसमें डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में, ठीक है. ठीक है. अच्छा, ओके. सो फार एनी क्वेश्चंस? अच्छा, लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू. अच्छा, जैसे ही खाना हमारे पास एंटर किया कहाँ पे, एसोफेगस में, फिर वहाँ से ये जो फूड पार्टिकल है नेज़ल, देखो ये आपके पास है माउथ, ठीक है. यहाँ से आया ये फेरिंग्स में, फेरिंग्स से क्योंकि यहाँ पे एपिग्लोटस क्लोज था तो ये चला, खाना कहाँ चला गया, ये आ गया आप एसोफेगस में. अब एसोफेगस से खाना कहाँ जा रहा है, स्टमक में, ठीक है. अब स्टमक और एसोफेगस दोनों के दरमियान में यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ है. स्टॉपर को बायो में हम लोग स्फिंक्टर का वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं. स्फिंक्टर एक ऐसा स्मूथ मसल का बना हुआ रिंग लाइक बैंड है जो कि वन वे मूवमेंट को अलाउ करता है. यानी कि एसोफेगस से स्टमक में तो चीज़ आ सकती है, लेकिन स्टमक से दोबारा से एसोफेगस में नहीं, वन वे मूवमेंट है ये, ठीक है. एंड थैंकफुली ऐसा है, क्योंकि वरना क्या होता, स्टमक किसी भी वजह से अगर आप थोड़ा मूव कर रहे हैं खाना खाने के बाद, तो स्टमक से खाना डायरेक्टली एसोफेगस में चला जाता, ठीक है. और बच्चों में ऐसा होता भी है, इसीलिए उन्हें जो है वो इतना मूव नहीं किया जाता राइट आफ्टर दे हैव बिन फेड, क्योंकि उनका जो ये यहाँ पे स्फिंक्टर होता है उसकी मूवमेंट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं काम करता, जिसकी वजह से जो भी कंटेंट स्टमक में है वो आसानी से माउथ से बाहर आ सकता है, ठीक है. तो ये जो स्फिंक्टर है इसे हम क्या कहेंगे, इसे आप गैस्ट्रो वर्ड इज़ फॉर स्टमक, इसे आप गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है. और इसे आप कार्डियक स्फिंक्टर भी कह सकते हैं. चलो, गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर तो समझ में आता है, ऐसे हमने इसलिए बोला क्योंकि स्टमक एसोफेगस के दरमियान में. कार्डियक स्फिंक्टर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये आपका जो स्टमक है ये हार्ट के बहुत करीब होता है. तो ये जो हिस्सा है स्टमक के पार्ट्स होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके. तो उसका देयर आर आई गेस 4 पार्ट्स ऑफ स्टमक, ठीक है. तो इस पार्ट को हम कहते हैं कार्डिया. इस स्टमक के पार्ट को हम कार्डिया कहते हैं क्योंकि हार्ट के बड़ा करीब होता है, इसीलिए हम इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी कह रहे होते हैं, ठीक है. इसे अपर
गैस्ट्रिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। अपर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर वाले साइड पे होता है स्टमक के, ठीक है। अच्छा, दूसरे पार्ट्स कौन से होते हैं? यहाँ पे बॉडी होती है, यहाँ पे ये फंडस है, ठीक है। तो फंडस पहला, ये जो रेस्ड पार्ट आपको दिख रहा है ये फंडस है। यहाँ पे जो ये पार्ट है ये कार्डिया है, ये पूरी बॉडी है, बॉडी सबसे बड़ा पार्ट है। और ये जो लास्ट पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है? पाइलोरस, ठीक है, इसे हम पाइलोरस कहते हैं। अब आपका फूड कहाँ पे प्रेजेंट है? अब आपका फूड प्रेजेंट है स्टमक में। अब स्टमक में डाइजेशन होगी, स्टमक में तकरीबन 2 घंटे तक खाना स्टोर भी रह सकता है। उसके बाद कहाँ जाता है वो? अब इसे हम फूड नहीं कह सकते क्योंकि अब ये थोड़ा इसमें पार्शियल डाइजेशन इसकी हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप इसके लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे? काइन। मतलब जैसे ही फूड के साथ, इसी तरीके से अगर आप बात करें माउथ में जब खाना आएगा तो इसके लिए आप टर्म यूज़ करेंगे क्या? बोलस, ठीक है। जो आप बेसिकली आपने एक निवाला लिया, आपने खाना इंजेक्शन की, उसमें जैसे ही सेलेवरी एंजाइम्स वगैरह मिक्स हो गए और सलाइवा उसमें चला गया, थोड़ा बहुत डाइजेशन, मतलब वो सॉफ्ट हो गया ना बेसिकली, तो उसे आप बोलस कहेंगे। तो बेसिकली जो आप स्वेलो कर रहे हैं तो हम उसे फूड स्वेलोइंग नहीं कहेंगे, बेसिकली आप बोलस जा रहा है आपके एसोफेगस में। बेस डिफरेंट टर्म्स हैं और कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। इसी तरीके से जैसे ही जो स्टमक में एंजाइम्स हैं जो एसिडिक होते हैं, जब वो मिक्स होंगे फूड के साथ तो वो क्या कहलाएंगे? काइन, ठीक है। तो अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि अच्छा फूड नाउ एंटर्स व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं कहूँगी कि काइन वुड एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में भी इसी तरीके से एक स्फिंक्टर होता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन का खाना दोबारा से स्टमक में ना आ सके। तो वन वे मूवमेंट होती है। इस वाले स्फिंक्टर को हम क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, क्योंकि ये पाइलोरस जो पार्ट है स्टमक का उसके नज़दीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास द फूड विल एंटर। अब ये अच्छा जो लिवर है उस वो क्या बनाता है? लिवर हमारे पास बाइल बनाता है। और जो पेनक्रियास है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ये पेनक्रियास आपको कहाँ दिख रहा है? ये लिवर स्टमक के जो मिडिल में है। पेनक्रियास कहाँ पे होता है? बिहाइंड द स्टमक, ठीक है। स्टमक डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में पाइलोरिक स्फिंक्टर है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये गॉल ब्लैडर है। इसका काम कोई चीज़ बनाना तो नहीं है, लेकिन ये क्या करता है? ये स्टोरेज करता है किसकी? बाइल की। बाइल को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। और कभी कभी इसमें अगर स्टोन हो जाता है तो फिर उसे गॉल स्टोन कहते हैं, तो उसके रिमूवल के लिए क्या किया जाता है? इस पूरे गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया जाता है। क्या उसका नुकसान है? एज सच इतना खास तो नहीं, लेकिन जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव्ड होता है तो फिर उन्हें फ़ैट कम कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि बेसिकली जो बाइल है वो कंटिन्यूसली उनकी बॉडी में रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल इंसान जिसके पास गॉल ब्लैडर है तो उसकी बॉडी में स्टोरेज हो रही है बाइल की, तो जब खाना आएगा तभी वो बाइल रिलीज़ होगा, तो वो बाइल क्या है? कंसनट्रेटेड है। लेकिन अब जैसे जिसकी बॉडी में गॉल ब्लैडर नहीं है तो वहाँ पे बाइल कंटिन्यूसली रिलीज़ होती है, तो डायलेट हो गई, उसकी क्वांटिटी कम हो गई, मतलब तो जब खाना आएगा डाइजेशन के वक्त तो वो उसकी जो फैट कंटेंट होगा उसकी मल्सिफिकेशन सही से नहीं हो सकती, क्योंकि बाइल के अंदर मैंने बताया था कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता, बाइल का काम सिर्फ फैट को इमल्सिफाई करना होता है। अब फैट इमल्सिफिकेशन क्या चीज़ है वो हम जब बात करेंगे लिवर के बारे में, उसकी सिक्रीशन, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज की क्लास का मकसद ये पूरा चार्ट का पर्पस ये है कि आपको एक वन शॉट दे दिया शायद, सो दैट यू कैन हैव अ बेसिक आइडिया के, या फिर अगर तो आपने पढ़ा हुआ है ये चैप्टर तो एक बहुत अच्छा तरीका है रिवाइज करने का। फिर वन बाय वन हम हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
तो एनीवेज कमिंग बैक, आपका जो पेनक्रियास है और जो लिवर है दोनों अपनी सिक्रीशंस कहाँ पे भेजता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑफ कोर्स स्मॉल, अब ये फिर डिटेल वाली बात है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन से बेसिकली क्या होता है, हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है कि भाई अब पेनक्रियाटिक जूस भेजो। बाइल को भी वो स्टिमुलेट कर रहा होता है। खैर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। काइम कैसा है? काइम एसिडिक है, ठीक है। स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है? वो एल्कलाइन होता है। तो इसीलिए जो काइम है, काइम खुद एसिडिक होता है, तो जैसे ही वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी पीएच को जल्दी से मेंटेन किया जाता है, सही है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, लास्ट पार्ट कौन सा है? लास्ट पार्ट है इलियम। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होती है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होती है। ड्यूडेनम में थोड़ी बहुत डाइजेशन होती है, इलियम में आपके पास डाइजेशन नहीं होती। इलियम में होती है एब्जॉर्प्शन, जो कि 3rd स्टेप था होलोजोइक न्यूट्रिशन का, ठीक है। जी। अच्छा, अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन, द फूड विल एंटर लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का भी हमने डिवाइड किया हुआ है उसे 2-3 हिस्सों में। जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है? वो सीकम कहलाता है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्शन के बाद जो पहला पार्ट है वो सीकम है। दूसरा हमारे पास है कोलॉन। ये जो आपको ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कोलॉन कहलाता है, दिस इज़ कोलॉन। और जो 3rd पार्ट है वो कहलाता है रेक्टम, ठीक है। अब कोलॉन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, उसी की वजह से खाना बेसिकली मूव कर रहा है। खाना नहीं कह सकते आप इसे एनी मोर। सो दिस इज़ द अनडाइजेस्टेड कंटेंट। ज़्यादातर जो अनडाइजेस्टेड खाना फूड होता है वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ से फिर वाटर थोड़ी बहुत जितनी भी कुछ चीज़ अगर रह गई है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मूवमेंट कैसी होगी? यहाँ पे मूवमेंट अपर डायरेक्शन में होगी। तो ये जो कोलॉन है ये क्या कहलाएगा? असेंडिंग कोलॉन, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे मूवमेंट कैसी होगी? फॉरवर्ड होगी। इसे हम कहेंगे क्या? हॉरिजॉन्टल। नहीं, इसे हम ट्रांसवर्स कोलॉन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट कैसी हो रही है? डिसेंडिंग कोलॉन, गुड, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट हमारा जो पार्ट है कोलॉन का, ये यहाँ पे मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगी, ये कहलाता है सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है। तो ये कोलॉन के हमारे पास कुछ हमने सेक्शंस में इसे डिवाइड कर दिया। उसके बाद जब आप बात करते हैं रेक्टम की, तो रेक्टम क्या है? रेक्टम समझ लें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है अनडाइजेस्टिव पार्टिकल्स को स्टोर करना, जो कि आपकी बॉडी अब एक्सक्रीट करेगी, ठीक है। अब रेक्टम में आपके पास यहाँ पे 2 स्फिंक्टर्स होता है एनस और रेक्टम के दरमियान में। जो पहला वाला स्फिंक्टर होगा वो होगा स्मूथ मसल से बना हुआ, ठीक है। तो ये कैसा है? ये इनवॉलंटरी है, ठीक है। दूसरा वाला जो स्फिंक्टर है वो वॉलंटरी है क्योंकि ये स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है। तो 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। अच्छा, एनस हमारे पास जैसे माउथ एक ओपनिंग है जहाँ से इंजेक्शन होती है, तो एनस हमारे पास ओपनिंग है जहाँ से डेफिकेशन या फिर इजेक्शन होगी। तो ये बेसिकली कहलाता है पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांटेड टू ऐड ऑन और समथिंग? ठीक है, जी हाँ। अच्छा अब हम बात करेंगे ओरल कैविटी के बारे में।
मैम ओके, टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट है वो है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को हम बकल कैविटी भी कहते हैं, इसे हम माउथ कैविटी भी कहते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय, सराउंडेड का मतलब क्या है कि ये इसके आगे पीछे क्या है इस कैविटी की, कैविटी का मतलब है खाली जगह। ठीक है, अब यहाँ पे इट इज़ सराउंडेड बाय लिप्स, इट इज़ सराउंडेड बाय चीक्स, आगे की तरफ लिप्स हैं। ठीक है, साइड्स में आपके पास चीक्स हैं। ऊपर की तरफ क्या है, मैंने अभी आपको बताया था पैलेट। पैलेट ये जो आप रूफ देख रहे हैं ना, ये वाली दांतों के पीछे की तरफ, ये आपको जो नज़र आ रही है चीज़, ठीक है, ये कहलाता है पैलेट। और उसके बाद ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, द बेस ऑफ द कैविटी इज कॉल्ड एज टंग। बेस को तो हम कैविटी नहीं, टंग नहीं कहेंगे, लेकिन टंग तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। खैर, लेकिन टंग फॉर्म्स सॉर्ट ऑफ अ बेस ऑफ द ओरल कैविटी। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास, अगर मैंने अभी आपको मेंशन किया पैलेट के बारे में, आपके पास आगे की तरफ जो पैलेट है ना, अगर आप खुद, इफ़ यू कैन टच योर टंग टू द टॉप ऑफ योर माउथ, टू द रूफ ऑफ योर माउथ, पैलेट को हम रूफ ऑफ द माउथ कहते हैं बाय द वे। जी माउथ लिखने की बजाय, क्योंकि हम बायो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो बकल कैविटी बेसिकली होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया माउथ क्या है, माउथ सिर्फ एक ओपनिंग का नाम है। अच्छा, अब आगे की तरफ जो आपके पास पैलेट है वो कैसा है, वो सॉफ्ट पैलेट है, सॉरी वो हार्ड पैलेट है। ठीक है, और इसी तरीके से आप अगर टॉप को टच करें पीछे वाली तरफ, एसोफेगस के करीब वाली तरफ, तो आप फील कर सकते हैं कि आगे वाला पैलेट जो है वो हार्ड है। ठीक है, टच करने पे हार्ड है, इट्स अ हार्ड पैलेट। और एंड में जाके वो कैसा है, वो इसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट टू टच है। ये पॉइंट समझ आ गया? जी मैम। अच्छा अच्छा, आपको पता है ये जो सॉफ्ट पैलेट है, इसके एंड पे एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे यूव्यूला कहते हैं, और इसका काम होता है, खाना अगर गलती से नेज़ल कैविटी में चला जाए तो बेसिकली उसको अवॉइड करने के लिए। तो यूव्यूला का काम, सॉफ्ट पैलेट में एक हैंगिंग स्ट्रक्चर जिसे यूव्यूला कहते हैं, आप देख भी सकते हैं इसको। ठीक है, इफ़ यू वाइडली ओपन योर माउथ, तो इसका काम होता है कि ये फूड को रोकता है टू एंटर नेज़ल कैविटी। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे टीथ के बारे में। सही है, हाँ, टीथ हमारे पास टोटल इन नंबर, बड़ा ही हार्ड स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो टीथ के ऊपर एक लगी हुई लेयर होती है जिसे एनामल कहते हैं। इस बॉडी का सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है ये, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। टीथ टोटल इन नंबर कितने होता है? 32 टीथ हमारे पास टोटल इन नंबर होते हैं। ठीक है, टीथ के हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर टीथ के टाइप कितने हैं? 4 टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? इंसाइजर्स ये वाले टीथ हैं। ठीक है, आगे वाले जो 4 दांत हैं बेसिकली वो क्या है, वो इंसाइजर्स कहलाता है। आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ये इंसाइजर्स का काम क्या होता है? इंसाइजर्स का काम होता है कोई चीज़ बेसिकली बाइट करना। तो अगर आप एक, जैसे अपने वाला ले रहे हैं तो उसको तोड़ने का काम बेसिकली इंसाइजर्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है शार्प टीथ जिसे हम केनाइन्स कहते हैं। केनाइन्स बहुत शार्प टीथ होते हैं और ये दे आर 2 इन नंबर। टोटल कितना है? ये मैं एक जॉ की बात कर रही हूँ। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 जॉ, एक जॉ की बात हो रही है। दूसरी जॉ में डबल हो जाएगा। जैसे इंसाइजर्स, अगर मैं आपको पूछूं टोटल इंसाइजर कितना है तो आप बोलेंगे 8।
एक जॉ में कितना है, तो 4, ठीक। ठीक है, क्योंकि 32 दांत है, डिवाइड कर दें 2 से तो कितना आएगा 16, तो 16 टीथ अपर जॉ में है, 16 टीथ लोअर जॉ में है। अभी ये जो नंबर बता रही हूँ यहाँ पे ये एक जॉ के हैं, तो इंसाइजर्स कितने हैं, 4, 1 जॉ। अगेन ये बात याद रखनी है कि 9 से एक जॉ में कितने आपको मिलेंगे, 2। उसके बाद कौन सा टाइप है आपके पास, तीसरा प्रीमोलर्स और चौथा मोलर्स। प्रीमोलर्स आर 4 इन नंबर, ठीक है, और मोलर्स कितने होते हैं, 6। तो सबसे ज़्यादा आपके पास नंबर में कौन से मिलेंगे, मोलर्स मिलेंगे। अच्छा, ये दोनों का काम क्या होता है, ये आपके पास जो प्रीमोलर्स और मोलर्स इनका काम होता है असल में चबाना, ठीक है। तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ टीथ हो गए। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन टीथ के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे टीथ जो हैं वो कैसे हैं, वो डायफायोडॉन्ट है। फायोडॉन्ट जो टर्म है वो टीथ के लिए इस्तेमाल होती है, डाई का मतलब है 2 या फिर ट्वाइस। हमारे दांत जो हैं वो लाइफ टाइम में 2 बार ही आता है, इसीलिए डायफायोडॉन्ट कहा जाता है। तो एक बार इन्हें हम कहते हैं मिल्क टीथ, बच्चों में जो आते हैं, उसके बाद तकरीबन जब 8-10 साल का बच्चा होता है तो पूरे मिल्क टीथ गिरते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आता है, ठीक है। तो पहले टेम्प्रेरी होता है, फिर परमानेंट आता है, उसके बाद फिर जाके दोबारा से इफ़ यू थिंक बाद में जब ओल्ड एज में भी तो दांत गिरते हैं तो फिर वो दोबारा तो नहीं आते। तो टोटल कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, एक आफ्टर बर्थ और दूसरा जब परमानेंट टीथ आएंगे तब। तो इसीलिए डायफायोडॉन्ट है। उसके बाद हमारे पास कहलाते हैं हेट्रोडॉन्ट्स, हेट्रोफायोडॉन्ट्स। हेट्रोफायोडॉन्ट्स क्यों कहते हैं, फायोडॉन्ट यानी कि टीथ, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट टाइप। हमारे दांत जो कैसे हैं वो डिफरेंट शेप के हैं, इंसाइजर्स हैं, कैनाइन्स हैं। कैनाइन्स कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। आपको पता है कार्निवोर्स के अंदर कैनाइन्स टीथ होते हैं। तो बेसिकली ये किसी चीज़ को ग्रास्प करने के लिए या उसे टीयर करने के लिए, कैनाइन्स मैंने लिखा नहीं है, टीयरिंग के लिए, जैसे जो गोश्तखोर होते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, जो मीट को जो जब वो टीयर करते हैं, टीयर का मतलब यहाँ पे पेपर को टीयर करने वाला नहीं, मतलब उसी तरीके से अगर आप समझें मीट को बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, कैनाइन्स उनका हेल्प कर रहे हैं टीयरिंग के लिए ऑफ द मीट। तो हेट्रोफायोडॉन्ट इज़ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। उसके बाद थर्ड हमारे पास हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है टीथ की वो क्या है, वो थीकोडॉन्ट होता है, थीकोफायोडॉन्ट्स। थीको का मतलब क्या है कि हमारे जो टीथ हैं, ये हमारी जॉ है, हमारे टीथ इस तरीके से पड़े हुए नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ये जॉ थी उसके ऊपर टीथ रख दिए, ऐसा नहीं है। हमारे जो जॉ है उसके अंदर एक पूरा बेसिकली अंदर से एक, जैसे ये जॉ है तो हमारे टीथ ऐसे नहीं होंगे, जॉ के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, लेकिन बिल्कुल उसके अंदर एम्बेडेड होंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो थीकोफायोडॉन्ट कहलाती है। तो हमारे टीथ कैसे हैं, थीकोफायोडॉन्ट, यानी कि जैसे एक सॉकेट के अंदर आप स्विच डाल रहे हैं अंदर, तो वैसे ही टीथ जो है वो बिल्कुल धसा हुआ होता है अंदर की तरफ, एम्बेडेड होता है किसमें, जॉ में। जब हम बात करते हैं जॉ की, हमारे टीथ में जो ब्लड सप्लाई करता है वो जॉस में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड लेकर जा रही होती हैं आपकी जो टीथ होता है उसमें। टीथ में ऐसा सा कुछ दांत दिखता है और इसमें एक कैविटी होती है, इसमें भी एक कैविटी होती है, इस कैविटी को हम पल्प कैविटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। टीथ के 3 पार्ट्स होते हैं, जो ऊपर जो आपको दिख रहा है वो हेड है, ओके। जब जैसे ही हो यू कैन जस्ट इन्फॉर्म मी, ठीक है। अभी भी नहीं हो रही।
मैम मुझे डेटा ऑफ सब क्यों कर देना मुझे मैं भी इंटरनेट इशू हो ओके हाँ जी मैम हो गया ठीक है। तो अब ये जो टीथ का जो विजिबल पार्ट है, इसे आप हेड कह सकते हैं, इसे आप क्राउन भी कह सकते हैं। उसके बाद ये जैसे यहाँ पे जॉ है, जॉ के ऊपर वाला हिस्सा वो नेक है, और ये जॉ और टीथ का जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, ये ज्वाइन तो नहीं कह सकते आप क्योंकि एम्बेडेड है बेसिकली, जहाँ पे टीथ बिल्कुल आप दिखना बंद हो रहा है बेसिकली, ये नेक है। और जो हिस्सा नीचे है एम्बेडेड, उसे रूट्स कहेंगे हम, वो रूट है टीथ का। जॉस की जब आप बात करें तो हमारे पास दो जॉस हैं, एक अपर जॉ है, एक लोअर जॉ है। अपर जॉ को हम कहेंगे क्या, मैक्सिला, इसमें 16 टीथ होंगे। और लोअर जॉ क्या कहलाती है, मैंडिबल मैंडिबल, और इसमें भी 16 टीथ वुड बी प्रेजेंट। अब मुझे बताइए कि हमारे पास मैक्सिला और मैंडिबल दोनों में से मूवेबल कौन सी है, कौन सी जॉ इज मूवेबल, और क्या दोनों है या फिर इनमें से कौन सी है? मैंडिबल हाँ एग्जैक्टली तो हमारी, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास जो मैक्सिला है वो कैसी है, वो फिक्स्ड है, और जो मैंडिबल है वो मूवेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओरल कैविटी वाला टॉपिक था। तो बेसिकली हमारे पास दूसरा टीथ हमने कवर किया। उसके बाद जब आप बात करते हैं टंग की, तो टंग कुछ इस तरीके से दिखती है। टंग हमारे पास आगे से तो फ्री होती है, ठीक है, उसे आप मूव कर सकते हैं। टंग कैसी मसल है, स्केलेटल या स्मूथ? स्केलेटल है क्योंकि वॉलंटरी है, ठीक है। तो एक एंड आपको दिख रहा है, उसे आप मूव कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे की तरफ अगर आप देखें तो टंग क्या पीछे से किससे कनेक्टेड, टंग मैम मुझे 2 मिनट दीजिएगा अच्छा, तो टंग हमारे पास, ओके ओके, तो टंग हमारे पास पीछे से किससे कनेक्टेड है, एक बोन से, जिसे हम क्या कहेंगे, हायोइड बोन। अच्छा, हायोइड बोन हमारी बॉडी की वाहिद बोन है जो कि किसी और बोन से कनेक्टेड नहीं होती। मैं यहाँ पे फ्री बोन लिख रही हूँ इसे, ठीक है, ऐसे आप कॉन्सेप्ट मेरे पास यहाँ पे, आई डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, तो जस्ट फ्री बोन। इसका मतलब यह है कि ये वाहिद बोन है जो कि किसी और बोन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, टंग के ऊपर इस तरीके से क्या है, रेस्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन रेस्ड स्ट्रक्चर को हम पैपिला कहते हैं। और पैपिला बहुत सारे टाइप का पैपिला होता है, सर्कमवैलिड पैपिला हो गया, और इस तरीके से 3 और टाइप्स होते हैं। इन पैपिला में आपके पास क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स बेसिकली आपके पास क्या है, टेस्ट बर्ड्स आपको जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं उनको टेस्ट करवाने में मदद कर रहा होता है। तो आपके पास यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं क्या, टेस्ट रिसेप्टर्स, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है टेस्ट को डिटेक्ट करना, सही है। इन्हें हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये आपके पास टंग, टीथ। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें ओरल कैविटी के फंक्शंस की, तो ओरल कैविटी के क्या फंक्शंस है सबसे पहले। अच्छा, एक चीज़ मुझे जो यहाँ पे लिखनी बता, और एक और चीज़ जो हमारे पास फंक्शंस हम एंड में डिस्कस करेंगे, उससे पहले सिलेबरी ग्लैंड्स को देख लेते हैं। अच्छा, सिलेबरी ग्लैंड्स हमारे पास वो ग्लैंड्स है जो कि कैसे एक्सो है, एंडो है। एक्सो होंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, इन्हें हम डक्ट ग्लैंड्स कहेंगे। इनकी जो सिक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू बकल कैविटी में आ रही है, तो ये डायरेक्टली बकल कैविटी में नहीं प्रेजेंट होते, ये बकल कैविटी के बाहर मौजूद है। इनकी सिक्रीशन डक्ट के थ्रू बकल कैविटी में आ रही है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 3 इन पेयर होते हैं, यानी कि टोटल कितने होंगे, टोटल 6 होंगे और 3 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप इनके पोजीशन की बात करें तो सबसे पहला आपके पास जो सिलेबरी ग्लैंड है उसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। दे आर 2 इन नंबर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका जो एयर पिना है, ठीक है, ये जो है स्ट्रक्चर, इसे हम पिना कहते हैं। जो एयर पिना है उसके बिसाइड या बिहाइंड पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यानी कि एक लेफ्ट साइड पे होगा, एक राइट साइड पे होगा, 2 होते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड्स का काम क्या है, ये ग्लैंड्स का काम है सलाइवा प्रोड्यूस करना और सलाइवा को रिलीज़ करना, कहाँ पे, बकल कैविटी में। दूसरा हमारे पास जो है वो है सब मैंडिबुलर, इसे हम सब मैंडिबुलर, इसे आप सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये लोअर जॉ के नीचे है तो ऑटोमेटिकली अपर जॉ के भी नीचे हुआ, तो ये वाला जो है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, बीनीथ लोअर जॉ के नीचे मौजूद होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड कौन सा है, थर्ड है आपकी टंग के नीचे। तो टंग के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है लिंगुअल, तो सब का मतलब है नीचे। तीसरा हमारे पास जो सैलिवरी ग्लैंड है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये है टंग के नीचे, ठीक है। अच्छा, अब इनका काम क्या होता है। अच्छा, ये जो है ये बिहाइंड द ईयर पिना नहीं है, आई एम सॉरी, ये फ्रंट ऑफ ईयर लिख सकते हैं आप, या फिर फ्रंट ऑफ ईयर पिना। फॉर एग्जांपल ये एक इंसान है, ये ईयर है इसका, तो यहाँ पे मौजूद है क्या, ये पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये बकल कैविटी है, यहाँ प्रेजेंट है। ये लेफ़्ट साइड मैंने उसकी बनाई है फॉर एग्जांपल, तो लेफ़्ट पे भी ऐसे ही है, राइट पे भी ऐसे ही है, ठीक है। अब इनका काम क्या है, इनका काम है सलाइवा प्रोड्यूस करना। हाँ, तो जब हम बात करते हैं सलाइवा की, तो सलाइवा क्या है, सलाइवा आपके पास एक लिक्विड मटेरियल जो आपके माउथ में रिलीज़ हो रहा है, बकल कैविटी में रिलीज़ हो रहा है। बेसिकली कौन बना रहा है, सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो फ्रेश सलाइवा होता है उसकी पीएच क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, अल्कलाइन पीएच होती है, 8 पीएच होती है। लेकिन जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सलाइवा के साथ मिक्स होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है,
एसिडिक है। कैसे याद करेंगे? क्योंकि देखो ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होंगे, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है, ये बेसिक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक है। तो फ्रेश सलाइवा 8 pH रखता है, लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिक्स होती है तो उसका pH कम होकर 6 हो जाता है। अगर आप बात करें सलाइवा की pH कंपोजिशन की, क्या क्या होता है इसमें, तो आपके पास पानी होगा, तकरीबन ज़्यादातर कंसनट्रेशन पानी की होगी, 70-80% पानी होगा। उसके बाद म्यूकस भी सलाइवा में मिलता है, ठीक है। म्यूकस नेज़ल कैविटी में भी प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है डस्ट पार्टिकल वगैरह को ट्रैप करना। अच्छा, म्यूकस जो है ये कौन से कॉन्जुगेटेड बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है? म्यूकस कौन से कॉन्जुगेटेड बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है? नहीं है मतलब। अच्छा, म्यूकस जो है ना, वो जिस इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उसे हम म्यूसिन कहते हैं। सब्सटेंस को म्यूकस इज़ मेड बाय म्यूसिन, और म्यूसिन बेसिकली एक टाइप है किसका, ग्लाइकोप्रोटीन का। तो ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बैक्टीरिया, माइक्रोब, डस्ट वगैरह को ट्रैप करना। तो वाटर हो गया, म्यूकस हो गया, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आयंस होते हैं, कुछ पॉजिटिव आयंस जैसे सोडियम पॉजिटिव आयन और पोटेशियम पॉजिटिव आयन, और कुछ नेगेटिव आयन जैसे कि बाइकार्बोनेट आयन और क्लोरीन आयन। ये आयंस प्रेजेंट होते हैं, और इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। लास्ट एंजाइम में 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में। पहला अमाइलेज। अमाइलेज हमने पढ़ा था, अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, माल्टोज में। याद आ रहा है? कम्प्लीटली नहीं ब्रेक डाउन करेगा, सिर्फ 30% स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होता है माल्टोज में। माल्टोज क्या है, डाइसैक्राइड है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। स्टार्च क्या है, बहुत लंबी चेन होती है ग्लूकोज की, इट्स पॉलीसैक्राइड, जो कि प्लांट में एज अ स्टोरेज का काम कर रहा होता है। ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म होती है प्लांट में स्टार्च। तो एक क्या है, एक अमाइलेज है। अब स्टार्च मैंने आपको पढ़ाया था, स्टार्च के अंदर क्या क्या होता है, अमाइलोज होता है, और क्या होता है, अमाइलो, जी। आप समझ नहीं आया आपने क्या बोल रहे, रिपीट कर, आवाज डिफरेंट। अच्छा, स्टार्च जो है हमने पढ़ा था, स्टार्च किससे बना हुआ होता है, क्या मोनोमर्स होता है इसके, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो बेसिकली एंजाइम के एंड में आप एज लगाते हैं, जैसे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला प्रोटीज, लिपिड को लाइपेज, वैसे ही अमाइलोज, जो अमाइलेज वर्ड है वो यहाँ से आया है। तो अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। अच्छा, अमाइलेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइलिन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सलावा के अंदर हमारे पास लाइपेज भी होता है, सिलेवरी लाइपेज। लाइपेज आई एम नॉट श्योर लाइपेज था या समथिंग एल्स। एक सेकेंड, इसको कंफर्म कर लेते हैं हम। हाँ, लाइपेज, सेलेवरी लाइपेज भी होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सेलेवरी लिखने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि लाइपेज जो है आपकी पेनक्रियाज भी रिलीज़ करते हैं। तो क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो तो सलाइवा वाले को हम सेलेवरी लाइपेज बोलते हैं, और उसे हम पेनक्रियाटिक लाइपेज बोलेंगे। इसका काम होता है फ़ैट को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो सेलेवरी लाइपेज है वो
इतनी कोई ख़ास डाइजेशन तो नहीं करता, लेकिन इसका काम अडल्ट्स में इतना ख़ास कुछ नहीं होता। बेबीज़ के अंदर ये ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये कंपोजिशन ऑफ सलाइवा थी। इसके बाद अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन किया था 30% स्टार्च। 30% भी नहीं, बल्कि आपका जो स्टार्च है वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 3 to 5% माल्टोज़ में तब्दील हो पाता है, यानी कि बहुत थोड़ा सा डाइजेशन होता है सलाइवा की अमाइलेज की वजह से माउथ में। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो फूड मास जिसे आप स्वेलो करने वाले हैं, यानी कि फूड प्लस सलाइवा इज़ कॉल्ड एज बोलस। ठीक है। अच्छा बोलस की मूवमेंट जो होगी जिसे हम उर्दू में निगलना कह सकते हैं, उसे हम स्वेलो कहेंगे। स्वेलोइंग वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी? अच्छा स्वेलिंग जो है वो पहले वॉलंटरी होती है, पहले तो आपकी मर्ज़ी से आप स्वेलो कर सकते हैं, लेकिन फिर आगे जाके जैसे ही वो एसोफेगस में एंटर करती है तो वो कैसी हो जाती है, इनवॉलंटरी स्वेलिंग होती है। ठीक है। अच्छा मैंने अभी आपको कहा था कि जो आपका पैलेट है वो पहले हार्ड पैलेट होता है आगे वाली तरफ, पीछे वाली तरफ वो सॉफ्ट पैलेट होता है, और जो सॉफ्ट पैलेट का यूव्यूला है तो बेसिकली ये अवॉइड करता है खाने को कहाँ जाने से, नेज़ल कैविटी। ठीक है। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट काम कर रहा है, वैसे ही जो ट्रैकिया है उसको कवर करता है एपिग्लोटिस। यहाँ पे जो मूवमेंट होगी आपके पास वो कहलाएगी पेरिस्टल्सिस। ये क्योंकि स्मूथ मसल की मूवमेंट है तो कैसी होगी, इनवॉलंटरी होगी। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टमक। तो बेसिकली अब जो बकल कैविटी है और जो स्टमक है, यहाँ पे ये जो रास्ता है, जो रोड है, जो ट्रैक्ट है, जो कनेक्ट कर रहा है दोनों चीज़ों को, वो कौन है, वो एसोफेगस है। ये आपके पास एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास प्रेजेंट है एक स्फिंक्टर जो कि स्टमक और एसोफेगस के दरमियान में मौजूद है, जिसे हम गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। ठीक है। नाउ आपने मुझे बताना है कि एसोफेगस की लेंथ कितनी होती है। कल का हमारा टॉपिक रहेगा स्टमक। ठीक है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन।